बाकी तो फार्मास्यूटिकल पर गजब का गैप अप हो रहा है। आज तो हाई बीटा जोन पे फोकस है, लेकिन मैं उन स्टॉक्स के साथ फिर भी जाना चाहूंगा। कंफर्ट अभी भी वो स्टॉक्स दे रहे हैं। तो पहले दो स्टॉक्स दो फार्मा दिग्गज एमएनसीज हैं। पहला है फाइजर, 58.75 के हाईज। ये स्टॉक अब वहां से 1200 रुपए नीचे कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। फाइजर इंक की जो वैक्सीन है ना, वो ब्राजील में भी टेस्ट करी गई और ब्राजील के स्टेन पे भी बहुत इफेक्टिव पाई गई। अब कई लोग सवाल उठाएंगे इंडिया क्यों नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये एसईसी पे जबरदस्ती जा नहीं रहे हैं। वो हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन के लिए एसईसी बैठी हुई है, ये इवेंचुअली जब कमर्शलाइज कर देगी, सरकार खोल देगी, दुकानों में वैक्सीन अवेलेबल होंगे, तब भी मुझे लगता है ग्लोबल फार्मा कंपनीज इंटरेस्टेड होंगी। नहीं तो शायद 200-250 रुपए में कोई बेचना नहीं चाहता। वैक्सीन की डिमांड ग्लोबली अच्छी है, जहां पैसा मिल रहा है वहां चैनलाइज कर रहे होंगे, वो अलग कहानी है। फाइजर में लेकिन एलआईसी की भी सुखबुगाहट है, स्टेक बढ़ा रही है। इसने डिस्क्लोजर दिया है कि एडिशनल एलआईसी ने 48,000 50,000 शेयर फाइजर के खरीद लिए हैं और अब स्टेक बढ़ाकर 5% के थ्रेशोल्ड के ऊपर ले गए। तो इस तरह की बाइंग हो रही है फाइजर में। मुझे लगता है स्टॉक रडार रखेगा। ऑफ हाइज अच्छे खासे ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है। एस्ट्राजेनेका फार्मा, एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी, ऑलमोस्ट 5,000 के लेवल्स छुए थे जब तेजी आई थी, आपको याद होगा। और यह स्टॉक अब खड़ा हुआ है 3400 के लेवल्स पे, एक तिहाई गवा चुका है। 1600 रुपए अपने हाई ऑफ हाइज ट्रेड करता हुआ अट्रैक्टिव जोन्स पर है। और खैर इसके वैक्सीनेशन अपनी जगह है, उसका फायदा जब होगा इन सब कंपनीज को, जब ये प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जाएगा, दुकानों में आप जाके खुद खरीद सकेंगे, खुद लगवाएंगे, तब असली कॉस्ट रियलाइज होंगी इन कंपनीज की। लेकिन इसको एक अप्रूवल भी मिला है, ड्रग रेगुलेटर की तरफ से इंपोर्ट और मार्केट परमिशन मिली है, नई ड्रग अप्रूवल मिला है। तो इसके लिए वैसे भी अच्छी खबर थी, लेकिन मुझे ऑफ हाइज दिख रहा था और अट्रैक्टिव बेट था और सेफर बेट लग रहे थे फार्मा एमएनसीज, इसलिए फाइजर और एस्ट्राजेनेका। एक हाई बीटा के दिन दो फार्मा स्टॉक के साथ शुरुआत। बिल्कुल। तो जो आप कह रहे हैं कि जब आप खुद से जाकर ऑन डिमांड वैक्सीन लगा पाएंगे, देखिए अमेरिका में तो 1 मई की तारीख आ गई है जब वो ऑन डिमांड वैक्सीन लगवाने वाले बाइडेन साहब ने कह दिया, तो अपने आप ही हो जाएगी। उम्मीद है अब जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन फाइनली हो गया है इस सेक्टर में, तो ये आपकी टीम फार्मा की है, मेरी थोड़ी सी अलग होगी। हालांकि जो एक स्टॉक है जिसके आधार पे मैंने ये 2 स्टॉक लिए हैं सरकारी बैंकों के, वो एक स्टॉक आशीष की टीम में आईडीबीआई बैंक। लेकिन देखिए आईडीबीआई बैंक पीसीए से बाहर आया तो ये अच्छी बात है, लेकिन अब जो बाकी के बचे हुए पीसीए वाले बैंक हैं वो भी बाहर आने की तैयारी में है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो चूंकि आईडीबीआई आशीष की टीम में था तो बाकी स्टॉक्स पर मैंने नजर डाली और आईओ भी चुना है सबसे पहले। 17 रुपए के आसपास आपको ये स्टॉक इस समय मिल रहा है। हाल में अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, तो शुरुआत में वो जो पीएसयू बैंक का एक वेव बना था वो कूल ऑफ हो चुका है ऑलरेडी, तो आपको अब रीजनेबल एंट्री मिल रही है यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात कि इन्होंने भी आरबीआई को एप्लीकेशन दी है कि हमें पीसीए से बाहर लाइए। क्योंकि इस कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 4 क्वार्टर से ये प्रॉफिट में है, तो ये क्राइटेरिया इनका पूरा होता है। उसके बाद अगर आप दूसरे क्राइटेरिया पे नजर डालेंगे जो इक्विटी का है या फिर एनपीए का है, तो आपको दिखाई देगा कि ये वहां भी करीब करीब सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। इनफैक्ट दिसंबर क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो पिछले 22 क्वार्टर में हाईएस्ट था। 22 क्वार्टर मतलब कितना हुआ, 5.5 साल में किसी भी क्वार्टर में इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं आया। तो जब बिल्कुल तगड़ी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों आ रही है, क्योंकि जितनी प्रोविजनिंग की जरूरत थी वो पूरी हो चुकी है। और इनफैक्ट आप देखिए प्रो फॉर्मा जो इन्होंने एनपीए बताए हैं, प्रो फॉर्मा का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दी हुई है बैंकों को, अभी आपको एनपीए डिक्लेयर नहीं करने हैं, लेकिन उस रिलीफ का फायदा ना उठा करके इन्होंने सारे नंबर जो डिस्क्लोज किए हैं वो भी बेहतर है। इनफैक्ट प्रो फॉर्मा नेट एनपीए 3.9% आए हैं, 4% के नीचे, जो कि पिछले क्वार्टर में 4.3 थे। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का फायदा उठाए बिना नेट एनपीए नीचे आ गया है, प्रोविजनिंग अच्छी हो चुकी है, इसलिए अब यहां से आपको तेजी का ट्रेड बन रहा है। और ध्यान रखिए ये डिसइन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट भी है। और ये जो दरअसल पूरी की पूरी तैयारी हुई है पीसीए से बाहर लाकर आईडीबीआई बैंक को, उसके पीछे मकसद यही है कि इनको प्राइवेटाइज करना है। तो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में ये बैंक भी शामिल है। यूको बैंक एक और बैंक है जो कि पीसीए वाली लिस्ट में है। और यहां पर दरअसल इस बैंक की एक खासियत मैं बताऊं, पिछले 2 क्वार्टर से ये मार्केट शेयर गेन कर रहा है। जी हां, बड़े बैंकों के मुकाबले में ये छोटा बैंक है जो मार्केट शेयर उठा रहा है। इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही जबरदस्त आपको दिखाई देगी, करीब करीब 15% के आसपास, जबकि पूरी इंडस्ट्री बहुत ही स्लो ग्रोथ पे है। और इनका जो ग्रॉस एनपीए है वो पिछले क्वार्टर में 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है।
और नेट एनपीए 3% के नीचे आ चुका है, जो कि एक दूसरा क्राइटेरिया होता है पीसीए से बाहर आने के लिए। तो ये उस क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि ये भी आपको पीसीए से बाहर आता हुआ नजर आएगा। यूको बैंक, और चूंकि तीसरा भी सरकारी बैंक है आशीष, तो मैं वो बता देता हूं, फिर आप अपना स्टॉक बताइएगा। वो है सेंट्रल बैंक। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो सेंट्रल बैंक में है, मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की हाल के दिनों में, उनका ये कहना है कि जो प्राइवेटाइजेशन वाली लिस्ट है उसमें सेंट्रल बैंक का नाम बार बार आ रहा है, इसलिए क्योंकि इनकी जो ब्रांच नेटवर्क है वो बहुत अच्छे हैं। आज 18 रुपए का देख के सरप्राइज होता है आशीष, क्योंकि पिछले 30-35 साल से जो अपनी याददाश्त है, हम बचपन से देखते हैं हर शहर में सेंट्रल बैंक के ब्रांचेस हैं। तो किसी भी बायर के लिए ये एक छोटी बैलेंस शीट लेकिन बड़े नेटवर्क वाला बैंक है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। और इस वजह से, उस नजरिए से काफी सारे एनालिस्ट ने इस स्टॉक पे खरीदारी की राय पिछले बजट के बाद से ही बनाई है। जब से ये प्राइवेटाइजेशन की बात शुरू हुई है तो वो लोग कॉल दे रहे हैं। तो जाहिर है कि ये भी एक और बैंक है जो पीसीए में है। तो मैंने वो बाकी के 3 बैंक चुने हैं जो अभी पीसीए में बाकी हैं, और उम्मीद यह है कि ये तीनों पीसीए से बाहर आएंगे और प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में भी नाम आ गया तो फिर सोने पे सुहागा। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, आगे के बाय कॉल्स में एक तो कई दिनों से जो मेंशन कर रहा हूं, बीपीसीएल। तगड़ा पैसा मोबिलाइज हो चुका है ट्रेजरी स्टेक सेल से, नुमालीगढ़ रिफाइनरी से, इससे पहले जो ट्रेजरी स्टेक्स हुआ था वहां से। अब इंतजार है सबको स्पेशल डिविडेंड का। तो इंटरिम डिविडेंड पे इस कंपनी की बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। अब हम आज फ्राइडे के सेशन में हैं, जब लौट के आएंगे मंडे, तो ट्यूसडे को है, 16 मार्च को बोर्ड मीट है। स्टॉक को रडाप रखिएगा, आज शायद अच्छी खरीदारी ये स्टॉक दिखाता हुआ नजर आए। हेरम्ब इंडस्ट्रीज, मैं इसे हेरम्बा कहता था, ये नीरज बाजपेयी बोले हेरम्ब है। हेरम्ब, ए जैसे RAMA रामा नहीं होता, राम ही होता है, तो ये हेरम्ब इंडस्ट्रीज है। हेरम्ब का अंदर अर्थ होता है गणेश जी। हाँ, हेरम्ब इंडस्ट्रीज को डाप रखिएगा। आज एक IPO खुल रहा है अनुपम रसायन का। वो क्या करती है? स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रोकेमिकल स्पेस के लिए। ये कंपनी गुजरात बेस्ड है, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स बनाने का काम। ये उसी स्पेस से कुछ दिन पहले आया हुआ IPO। इसके हाइस थे 950 रुपए के, और देखिए किस तरह का वो अच्छे अपमूव के बाद ठंडा पड़ा है और अट्रैक्टिव लेवल्स पे आके खड़ा हो चुका है। और गजब का है, ये पूरा इंटायर वैल्यू चेंज होता है सिंथेटिक पैराथॉइड्स का, उसमें इस कंपनी की प्रेजेंस है। 20% का मार्केट शेयर इस भारत के बड़े बाजार का। 9600 डीलर्स, 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंस। और एक और हाईलाइट, आधा धंधा आधा रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से। हेरम को लड़ाप रखिएगा, आज अच्छा अपमूव दिखाता हुआ नजर आएगा। IDBI बैंक, कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, प्रदीप ने समझा दिया है। PCA फ्रेमवर्क, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के बाहर आता हुआ, और सुखबुखार तो तेज है ही है कि जल्द कैबिनेट की मंजूरी आ रही है सरकार का, और इनफैक्ट शायद LIC का स्टेक बेचने की तैयारी हो रही है। तो IDBI बैंक खरीदिए, 42 कंजर्वेटिव, अच्छे अपमूव्स आए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करिए। बिल्कुल, तो IDBI बैंक के बाद अब आपने PSUs की बात आगे बढ़ाई है, तो डिविडेंड की स्टोरी पे NMDC पे आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि इसने 7 रुपए 76 पैसे, करीब ₹7.25 रुपए का जो डिविडेंड अनाउंस किया है, वो बाजार की उम्मीद से दरअसल बहुत बड़ा है। और उस लिहाज से हमें लगता है कि यहां से आपको अभी कैचअप देखने को मिलेगा। और स्टॉक कूल ऑफ हुआ था क्योंकि कमोडिटी मार्केट थोड़े से वीक थे। अब आज देखिए कमोडिटी मार्केट में फिर से आपको ग्लोबली उछाल देखने को मिल रहा है। मेटल में आप देखेंगे कॉपर ने फिर से नए हाइस बनाए हैं, तो इसका फायदा भी मिलेगा इस स्टॉक को। और साथ ही साथ इस स्पेशल डिविडेंड का NMDC में पिछले 2 साल में ये 5-5.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड दे रहे थे, और इस बार 7.25 सीधे ये जो उछाल आया है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और हालांकि ये नेट डेट फ्री कंपनी है, तो उम्मीद करेंगे आप कि अगर ये कमोडिटी साइकिल ऐसा ही चलेगा तो फिर से आगे भी अच्छा डिविडेंड आता रहेगा, तो वो अपने आप में एक सपोर्टिव फैक्टर है। दूसरा स्टॉक होगा गेल का, और यहां भी चूंकि अगले हफ्ते इसकी बोर्ड मीटिंग है और ये भी स्पेशल डिविडेंड आपको अनाउंस करते हुए नजर आएंगे। गेल में अच्छे डिविडेंड की उम्मीद इसलिए की जा सकती है क्योंकि आप देखिए पिछले साल इन्होंने करीब 11.5 रुपए, 11.25 रुपए का डिविडेंड दिया था, और इस साल अब तक केवल 2.5 रुपए का डिविडेंड दिया है। तो अब ये जो अगला इंस्टॉलमेंट आएगा वो बेहतर आने की उम्मीद है। और अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर के दौरान या इस पूरे 4 क्वार्टर का दौर देखिए, कोविड का बहुत असर इनके कैश फ्लो पे नहीं पड़ा है। तो ये कैश रिच कंपनी है, और इसकी नेटवर्थ जो है इनफैक्ट 2000 करोड़ रुपए से बढ़ी है पहली छमाही के अंदर ही। तो इनके पास कैश है, कैपिटल भी है, और उस लिहाज से पिछले बार के डिविडेंड जैसा भी डिविडेंड अगर आता है तो आपको एक शानदार डिविडेंड का अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। उसके पहले चूंकि डिविडेंड वाले स्टॉक्स में तेजी का माहौल आज बनने वाला है, तो इसको भी फायदा होगा। ओके, चलिए अब डिपेंडेबल की बारी, और मेरा आपके 5 हो गए। हाँ, तो मेरा डिपेंडेबल आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, साल के हाइज 197 के, और ये स्टॉक इस समय खड़ा है 160 रुपए के नीचे। अब सबसे पहला ट्रिगर इस पूरी इंडस्ट्री के समझिए, कैबिनेट ने अमेंडमेंट्स इंश्योरेंस एक्ट में उसको हरी झंडी दे दी है। तो फिलहाल क्या है,
49% परमिसिबल लिमिट है लाइफ और जनरल इंश्योरेंस स्पेस में, और ओनरशिप और मैनेजमेंट होना जरूरी है भारतीय कंपनी के पास, भारतीय प्रमोटर्स के पास। अब जो अमेंडमेंट की बात करी जा रही है, एफडीआई लिमिट 49 से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी, फॉरेन ओनरशिप अलाउ करी जाएगी। अब ये पूरा सेक्टर अडाप्ट रहना है इस कंपनी में, लेकिन ध्यान रखिए 85% सरकार के पास है, 10-11% एलआईसी के पास है, फ्री फ्लोट बहुत कम है स्टॉक का, और ये कंट्री की सबसे बड़ी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपकी स्क्रीन पर। बीच में आपको याद होगा रिपोर्ट्स थी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है ओएफएस के जरिए सरकार इसमें स्टेक बेचना चाहती है, बेचने की तैयारी कर रही है। अब इस डेवलपमेंट के बाद दरअसल फायदा सरकारी कंपनी को सबसे ज्यादा होना है, एलआईसी हो या ये हो। अब इस डेवलपमेंट के बाद कहा जा रहा है काफी हद तक फॉरेन कंपनीज बेट करती हुई या फिर उनका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इस कंपनी के डिसइन्वेस्टमेंट जो होना है, डाइवेस्टमेंट जो होना है, प्राइवेटाइजेशन जो होना है, जो भी करना चाहती है सरकार, उसके लिए इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा। और एक बिग बोल्ड रिफॉर्म है सरकार की तरफ से इंश्योरेंस स्पेस में। फोकस करिए अंडर वैल्यूड पीएसयूज पे। और जब मैं अंडर वैल्यूड पीएसयूज कह रहा हूं, 2017 में प्रदीप इसका आईपीओ आया था। आईपीओ कितने पे इशू हुआ था? 800 रुपए पे 2017 पे। और आज ये स्टॉक कहां खड़ा हुआ है? गजब की अंडर वैल्यूएशन है, अच्छी खबर है। इसलिए मैं एक सरकारी कंपनी के साथ जा रहा हूं, न्यू इंडिया एश्योरेंस को अडाप्ट रखिए। और इस दौरान कारोबार लगातार बढ़ा है सबका, यस, सारी कंपनीज का, और वो बड़ी बैलेंस शीट पे, बड़े बिजनेस पे छोटा वैल्यूएशन आपको दिख रहा है। और चूंकि आप पीएसयू इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो मैं पीएसयू बैंक पे नजर डालता हूं, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र होगा वो स्टॉक जिस पर मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पे निवेश की राय बन रही है। क्यों ये मिस्टर डिपेंडेबल बन रहा है? इस पूरी लिस्ट में पहले 3 स्टॉक मैंने आपको बताया जो पीसीए से बाहर आने वाले हैं। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र को इसलिए चुना है क्योंकि ये भी एक प्रोमिनेंट डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है, और साथ ही साथ अगर आप देखिए इसमें जो परफॉर्मेंस दिखाई दिया है, वो अभी जो वैल्यूएशन आ रहा है वो सिर्फ परफॉर्मेंस के बल पे भी काफी हद तक एनालिस्ट कहते हैं कि जस्टिफाइड है, क्योंकि इसका जो ग्रॉस एनपीए रेशियो है पिछले क्वार्टर का आप देखिए वो आ गया है 7.7 पे, जो कि 8.8 था। तो पिछले क्वार्टर में 1 परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा का सुधार। नेट एनपीए में ये 2.5% पे है, 3% का एक थ्रेशोल्ड माना जाता है, जिसके नीचे आ गए तो आप कंफर्टेबल हैं, उससे भी बेहतर है ये। 90% का प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है, तो जाहिर है कि आगे थोड़ा बहुत कहीं शॉक लगा भी तो बहुत आसानी से एब्जॉर्ब होगा और वो आपको नफे नुकसान पे दिखाई नहीं देगा। अच्छा, ये भी ऐसा बैंक है जिसने मार्केट शेयर गेन किया है, और आप आंकड़े देखिए, जब ओवरऑल इंडस्ट्री 5%, 6% के बेस पे चल रही है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पिछले साल भर में 20% से अपना कारोबार बढ़ाया है। तो जो बैंक ऑलरेडी अच्छा कारोबार कर रहे हैं, इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक भी 20% से ग्रोथ करने में मुश्किल देख रहे हैं इस समय, ऐसे में ये एक ऐसा बैंक है जिसने 20% की ग्रोथ दिखाई है। तो आप सिर्फ कारोबार के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है आज के दिन वो भी देखेंगे तो एनालिस्ट मानते हैं कि यहां पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन अगर साथ में डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट के तौर पे इसको देखेंगे तो रीरेटिंग की जगह और भी बेहतर हो जाती है। इसलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर डिपेंडेबल है, क्योंकि इसकी जो बुक है वो काफी डिपेंडेबल नजर आती है। तो फिलहाल एक ब्रेक के उस पर स्वागत है आपका एक बार फिर स्टॉक 2020 में, और अब बारी है आपको बताने की वो स्टॉक्स जो कराएंगे आपकी शानदार कमाई। तो मिस्टर डिपेंडेबल के बाद अब बारी है पिंच हिटर्स की, और अगला स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहा है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का। यहां पर आपको वायदा कारोबार के लिहाज से भी जो शॉर्ट कवरिंग के मूव की हम बात कर रहे हैं उसकी जगह काफी अच्छी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि ये काफी करेक्ट हुआ है। तो मैं ये देख रहा था कि जब निफ्टी बैंक में बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो काफी डीप करेक्शन दिखा चुके हैं और अब यहां से रिकवरी दिखाएंगे, तो उनमें ये स्टॉक बहुत ही प्रोमिनेंटली हाईलाइट होता है। और साथ ही साथ एक अच्छी खबर जो यहां पर आई कि क्रेडिट स्विस ने करीब 1650 के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि उस खबर से थोड़ा उछाल जरूर आया था, लेकिन फिर काफी हद तक अपने हाई से करीब 15 रुपए नीचे आकर ये स्टॉक बंद हुआ। तो अभी भी शॉर्ट्स काफी बाकी हैं और वो कवर नहीं हुए हैं, और ऐसे में आपको आज यहां पर मौका जरूर दिखेगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस तरह से लाइफ हाइज की तरफ चलने वाले हैं तो ये स्टॉक कराएगा आपकी तगड़ी कमाई। और उसके बाद अगला स्टॉक जो मुझे दिख रहा है वो दिखता है ITI। और यहां पर एक और जो अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, फाइनली सरकार ने ये कह दिया है कि अगर आप भारत में कारोबार कर रहे हैं टेलीकॉम का तो भारतीय कंपनियों से टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे। और ऐसे में PSU ITI इस लिस्ट में सबसे आगे नजर आता है। इनफैक्ट अगर आप ये देखें कि कोई एक PSU कंपनी जो मोदी सरकार के आने के बाद 2014 के बाद से सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है तो वो ITI है। तो जाहिर है कि कारोबार का जो भी मौका खुलता है उसका पूरा फायदा उठाने के लिए
सरकार इसको पूरा सपोर्ट भी देती है साथ में, और ये स्टॉक भी काफी हद तक करेक्ट होकर और लंबे कंसोलिडेशन के दौर से गुजरा है। तो यहां पर हमें लगता है कि इस खबर का पूरा फायदा उठाने के लिए ये स्टॉक आपको तैयार दिखेगा, इसलिए ITI पर भी नजर है। ओके, फ्री हिट के तौर पे एक ऐसा स्टॉक है जिसके 3 ट्रिगर्स नजर आते हैं मुझे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। ये स्टॉक खड़ा है 100 साल के हाई से 155 160 के, तो वहां से करेक्ट होकर आया हुआ है, और पहले इसने लेवल्स देखे हुए हैं 180 190 के, तो अच्छे खासे ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है। पहला इंपॉर्टेंट ट्रिगर, कैबिनेट ने चुनाव में इस्तेमाल होने वाली वीवीपैट मशीन की खरीद को मंजूरी दे दी है। वीवीपैट मतलब वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल यूनिट जो होती हैं। चालू साल में वीवीपैट, बैलेट यूनिट्स और उसके कंट्रोल यूनिट्स पर 1005 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी हो रही है, और ये जो प्रोक्योरमेंट होता है सिर्फ सरकारी एंटिटीज से होता है। 2 है, BEL और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो BEL वो कंपनी जिससे लार्जली खरीद होती हुई नजर आएगी। सीधा फायदा इस स्टॉक को मिलने वाला है कैबिनेट की उस न्यूज का। ये पहला ट्रिगर। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर, प्रदीप, डिविडेंड सरकारी कंपनियां डोल आउट करें, तगड़ा उसकी बात कर रहे हैं। 16 मार्च को, यानी कि आज फ्राइडे हो गया, मंडे का सेशन छोड़ दीजिए, उसके बाद हम लौट के आ रहे होंगे, तो अगले दिन ट्यूसडे को 16 मार्च को बोर्ड मीटिंग है। इंटरिम डिविडेंड देने की तैयारी हो रही है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर, इसको BEML के साथ आमतौर पर अब चलता हुआ देखते हैं। BEML में मैसिव री रेटिंग हो रही है, गजब का अपमूव है। ये स्टॉक नहीं चला था, मुझे लगता है सीरियस कैचअप अवेटेड था, और शायद कैबिनेट मीट के इस आउटकम का सीधा फायदा इस स्टॉक को मिलना है। अच्छे तगड़े अपमूव्स की तैयारी करिएगा BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, मैंने न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करी थी, वो नॉन लाइफ हो गया। ICICI प्रू लाइफ कंफर्ट देता है क्योंकि 540 के हाई से करेक्ट होकर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। अच्छे मूव्स इस पूरी इंश्योरेंस स्पेस में आज देखने को मिलेंगे, इसीलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के बचे हुए 2-2 स्टॉक्स और टीम्स के क्विक रैप अप। स्वागत है आपका एक बार फिर स्टॉक 2020 में, और अब बारी है पावर प्ले की। आखिर के वो 2 स्टॉक जो मेरी और आशीष की टीम में शामिल हैं, और आज पहला स्टॉक जो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं वो है तेजस नेटवर्क। ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि भारतीय कंपनियां, केवल भारत की टेलीकॉम कंपनियां अब इक्विपमेंट भारतीय मैन्युफैक्चरर से ही खरीदेंगी, और उसका पूरा फायदा मिलता हुआ आपको नजर आएगा तेजस नेटवर्क जैसे स्टॉक में। आपको याद होगा जब बाजार में भारी गिरावट थी तो हमने निचले स्तरों से, जब ये डबल डिजिट में हुआ करता था, तब से इस पर हमारी नजर रही है और इस पे कवरेज रहा है। और अब आप देखिए इसने दरअसल अपने परफॉर्मेंस से इसको जस्टिफाई किया है। तेजस नेटवर्क एक ऐसी कंपनी है जिसका जो मैनेजमेंट पूल है वो बेहद स्ट्रांग है। दुनिया की बेहतरीन कंपनियों से आए हुए लोग हैं और बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं जो न केवल देश में बल्कि देश के बाहर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपको जाहिर है कि ये कंपनी इस मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। अगला स्टॉक, आखिरी स्टॉक जो हमारी टीम में आ रहा है वो है विंध्या टेलीलिंक, जहां पर खरीदारी की राय आपको दी जा रही है। और इसके पीछे जो एनालिस्ट से मैंने बात की उनका ये कहना था कि ये कंपनी जो टेलीकॉम इक्विपमेंट खासतौर पे केबल्स वगैरह बनाती है, इसके वैल्यूएशन उन्हें काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। जो एनालिस्ट रिपोर्ट्स हमें बता रही है वो मैं आपको बताऊं, इस स्टॉक पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये 836 पे इस वक्त मिल रहा है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो करीब 2200 रुपए के आसपास है, 2180 रुपए के आसपास है, तो वहां से काफ़ी डिस्काउंटेड है। दूसरी बात, इस कंपनी के अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन कंपनीज में, अगर आप उस पर नजर डालें, ये बिरला कॉर्प के करीब 2.5 करोड़ शेयर ओन करती है, जिसकी वैल्यू परसों के क्लोजिंग प्राइस पे तकरीबन 2100 करोड़ रुपए आती है। ऐसे ही ये यूनिवर्सल केबल में करीब 1 करोड़ शेयर होल्ड करते हैं, जिसकी वैल्यू करीब 140 करोड़ रुपए आती है। दूसरे भी इन्वेस्टमेंट है बुक में, तो एनालिस्ट का एस्टिमेट यहां पे यह है कि करीब 2300 करोड़ रुपए इनके टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं और मार्केट कैप 990 करोड़ रुपए है। अगर आप इसमें से डेट निकाल दें तो भी 1600 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, यानी पूरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में से डेट निकाल दिया। अच्छा, कंपनी तो फ्री है, कंपनी के बिजनेस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें तो भी ये इसकी जो मार्केट कैप है वो 1600 करोड़ के नेट इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में 1000 करोड़ से भी कम है। ओके, आखिरी के 2 स्टॉक्स प्रदीप ने मेंशन करी थी जब ITI को डिटेल में मेंशन करा था कि सरकार ने कहा है जून 15 ऑनवर्ड्स इक्विपमेंट सिर्फ आप ट्रस्टेड सोर्स से ही ले सकते हो जो कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड हो। प्योर प्ले मैन्युफैक्चरर्स रडार पे रखिएगा, और उसमें भी 2 इंटरेस्टिंग कंपनी, बढ़िया पेरेंटेज वाली, डीलिंक इंडिया और स्मार्टलिंक होल्डिंग्स।
गजब की कंपनियां, बहुत अच्छा ट्रिगर बना है सरकार का ये फैसला। ये दोनों स्टॉक्स को रडार पर रखना है। 4G 5G रोल आउट्स में इनके इक्विपमेंट्स का बहुत इस्तेमाल होता है, रडार रखना है 95 तक के लेवल्स के लिए इसमें, और उसमें भी डीलिंग में भी अच्छा मूव शायद देखने को मिले। मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। प्रदीप, सब बल्लेबाज, क्या पसंद आ रहा है? मेरे ख्याल से न्यू इंडिया एश्योरेंस, क्योंकि पीएसयू की टीम काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है और ये स्टॉक ऐसे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फेवरेट रहा ही है, और ऐसे में आपको निचले स्तरों पे भी मिल रहा है। अच्छी खबर भी आ रही है, और हाँ, वित्त मंत्री ने कहा था ना कि एक इंश्योरेंस कंपनी भी तो डाइवेस्ट होगी, तो लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनी ये उस लिहाज से एक ही है, क्योंकि दूसरी जो है वो री इंश्योरेंस कंपनी है, GIC री, तो इसलिए न्यू इंडिया एश्योरेंस एक टॉप बेट दिखती है। बिल्कुल, बढ़िया तैयारी हो रही है आज इसके। अच्छा मूव्स की स्कोर आप रखिएगा। प्रदीप की टीम क्विकली स्क्रीन पर लेकर आई है। 10 के 10 बल्लेबाज वहां पे भी हैं, और NMDC जो प्रदीप ने मेंशन भी करा, तगड़ा डिविडेंड डोल आउट होता हुआ, कैबिनेट जो MMDR स्कीम में बदलाव करें वो भी पॉजिटिव स्टॉक के लिए, और आज ग्लोबल आउट परफॉर्मेंस में रिएक्ट करने वाले तो मेटल शायद शाइन करें, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है सबसे प्रेफर्ड बेट ये है। मेरी 10 की टीम क्विकली आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 बल्लेबाज, और शुरुआत थोड़ा सा आज जब हाई बीटा का दिन है तो उल्टा डिफेंसिव के साथ शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन दो बढ़िया फार्मास्यूटिकल कंपनीज MNCs ओन्ड और ऑफ हाई ट्रेड कर रही हैं। कंफर्ट आ रहा है इन स्टॉक्स के लिए, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। फाइजर और एस्ट्राजेनेका फार्मा दोनों को रडार पर रखना है। BPCL कुछ दिनों से मेंशन कर रहा हूं कि जो ट्रेजरी स्टेक सेल हुआ है, जो इससे पहले ट्रेजरी स्टेक सेल हुआ था, नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो तगड़े प्रीमियम पे बेची है, ये सब बैलेंस शीट में जो कैश है, पैसा है, वो बाहर आना है। अब ट्यूसडे को बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है इंटरिम डिविडेंड पर, रडार पर रखिएगा स्टॉक। आज अच्छी बाइंग शायद इसमें देखने को मिले। हेरम्ब इंडस्ट्रीज या हेरम्बा इंडस्ट्रीज कह लीजिए, इसको रडार पर रखिएगा। क्रॉप प्रोटेक्शन की बेहतरीन कंपनी, ऑफ हाइज हाल की लिस्टिंग ऑफ हाइज ट्रेड कर रही है और बढ़िया बिजनेस है। 20% मार्केट शेयर रखती है, इकलौती कंपनी अपने स्पेस में। IDBI बैंक वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की लिस्ट से बाहर आना, बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर, और सरकार और LIC दोनों का स्टेक बेचने की जो तैयारी हो रही है वो न्यूज फ्लोज तो वैसे ही स्ट्रांग है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस पे FDI बढ़ाने की कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। 49 से 74% के थ्रेशोल्ड पे अब हम जा रहे हैं। इंडियन ओनरशिप से फॉरेन ओनरशिप की मंजूरी मिल गई है, बड़ा ट्रिगर इस इंडस्ट्री के लिए, और ये वो स्टॉक है जिसमें सरकार OFS लाने की तैयारी कर रही थी। अब फॉरेन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा स्टॉक में, और ये 2017 की लिस्टिंग 800 के भाव, और आज कहां खड़ा है। BEL, क्योंकि वीवीपैट मशीन्स के एक्विजिशन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, 1000 करोड़ रुपए की खरीद होनी है। ये जो एक दो कंपनी से सिर्फ सरकार प्रोक्योरमेंट करती है, तो तगड़ा ऑर्डर इनके पास आने वाला है। इनकी भी इंटरिम डिविडेंड शेड्यूल्ड है मंगलवार को, ट्यूसडे को ये भी डिविडेंड डोल आउट करने की तैयारी कर रहे हैं। और BEML में जो अच्छा मूव आया उसके बाद ये कैचअप प्ले करने के लिए वैसे ही तैयार था। ICICI प्रू, उसी इंश्योरेंस की खबर पे एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपकी स्क्रीन पर, डी-लिंक और स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स दोनों में खरीदारी इसीलिए क्योंकि 15 जून ऑनवर्ड्स कैबिनेट ने, सरकार कह रही है जितना भी टेलीकॉम इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट होगा 4G 5G के लिए, वो ट्रस्टेड सोर्सेज के थ्रू ही सरकारी परमिशन के बाद होगा। इनके लिए बड़ा ट्रिगर बनता है। बिल्कुल, तो ये आपके सामने पूरी टीम, और मेरी टीम में आपके लिए लेकर आता हूं। जैसे IDBI बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर आया है, दूसरे बैंक जो इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के दौर से बाहर आने की तैयारी में है वो है IOB, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक। इनका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो यूको बैंक ने तो मार्केट शेयर गेन किया है, IOB ने अपने NPAs को काफी हद तक कंट्रोल किया है, और इसको देखते हुए इनकी पूरी दावेदारी है, ये भी RBI से अपील कर चुके हैं कि इनको भी PCA से बाहर किया जाए। और साथ ही साथ चूंकि प्राइवेटाइजेशन की तैयारी है और ये उस लिहाज से प्राइवेटाइजेशन के कैंडिडेट भी हैं, NMDC जैसे कि आशीष ने आपको बताया, इनके लिए काफी ट्रिगर्स बनते हुए नजर आ ही रहे हैं आपको। लेकिन जो डिविडेंड इन्होंने पेश किया है पिछले 2 सालों में 5, सवा 5, 5.5 रुपए देते थे, इस बार सीधे 7.25 रुपए पर आ गए। और कैश रिच कंपनी है तो आगे भी अच्छे डिविडेंड की उम्मीद बनेगी। गेल की भी बोर्ड मीटिंग है और अब तक इन्होंने पिछले साल के मुकाबले खास डिविडेंड नहीं दिया है। इस साल सिर्फ 2.5 रुपए अभी तक दिए हैं, पिछले साल 11 रुपए से अधिक दिया था, तो बड़े डिविडेंड का अनाउंसमेंट यहां भी होने की उम्मीद की जा रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर डिपेंडेबल है, प्राइवेटाइजेशन का कैंडिडेट भी, और साथ ही साथ सरकारी बैंकों की तेजी का फायदा उठाएगा क्योंकि अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यह तैयार हो चुका है। बैंकिंग स्टॉक्स, NBFC स्टॉक्स कूल ऑफ होकर के अब आज एक ट्रिगर का इंतजार कर रहे थे, और वो ट्रिगर अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ अच्छी खबरों से भी। तो निफ्टी बैंक में आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिखेगी, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट को फायदा मिलेगा जिसको क्रेडिट स्विस की एक हरी झंडी भी मिली हुई है। और आखिर में टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनीज जो अपनी सप्लाई और बेहतर करेंगी आगे चल करके, क्योंकि सरकार ने अब फाइनली मोहर लगा दी है कि सारी टेलीकॉम कंपनीज को स्वदेशी कंपनियों से
इक्विपमेंट खरीदने हैं तो ऐसे स्टॉक्स में ITI एक PSU, तेजस नेटवर्क और विंध्या टेली 2 प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं जिनके ऊपर नजर है। और ध्यान रखिए ये सारे स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद तैयार बैठे हैं, जहां पर आपको अगर एक उछाल आता है बाजार में शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर बनेंगे और ताजा खरीदारी भी देखने को मिलेगी इन लेवल से। जबकि निफ्टी तो ऑलरेडी आशीष कह रहा है कि वो नए लाइफ हाइस के बेहद करीब खुलने की तैयारी में, तगड़े उछाल की तैयारी हो रही है। ध्यान रखिएगा जहां हम खड़े हुए हैं तगड़ा अपमूव भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। ये आज फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन जो है दरअसल एक